यह कहानी एक फार्म की है जिसका नाम मनोर फार्म है। मिस्टर जोन्स मनोर फार्म के मालिक थे। एक रात जब वह सो रहे थे तो बूढ़ा या मेजर, जो कि एक सफ़ेद सुअर है, उसने एक बैठक बुलाई थी। ओल्ड मेजर ने पिछली रात को एक अजीब सपना देखा था और उसे अन्य जानवरों को बताना चाहता था। उस बैठक में 3 कुत्ते ब्लूबेल, जेसी एंड पिंचर आए और फिर सुअर, मुर्गियाँ, कबूतर, भेड़, गाय आके मंच के सामने बैठ गए। साथ में 2 घोड़े बॉक्सर एंड क्लोवर भी आए। फिर सफ़ेद बकरा मुरियल और गधा बेंजामिन आया। अंत में मूर्ख सफ़ेद घोड़ी मौली भी आई। जब मेजर ने देखा कि सब ध्यान से प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उन्होंने अपना गला साफ किया और कहा कि कॉमरेड, आप लोगों ने मेरे अजीब सपने के बारे में सुना ही है, लेकिन अपना सपना मैं अंत में सबको बताऊंगा। उसका कहना था कि जानवरों का जीवन दयनीय और छोटा होता है। हम पैदा होते हैं और हमें उतना ही भोजन दिया जाता है जितना कि हमारे शरीर में मांस को बनाए रखे। हमें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और अंत में भयानक क्रूरता के साथ मार दिया जाता है। इंग्लैंड में कोई भी जानवर स्वतंत्र नहीं है। जानवर का जीवन दुख और गुलामी का है। उसने संक्षेप में कहा कि मनुष्य ही सभी दुखों का एकमात्र कारण है। अगर हम मनुष्य को हटा दें तो भूख और गुलामी का मूल कारण हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कॉमरेड, मेरे आपको यही संदेश है, विद्रोह। उसका कहना था कि किसी भी जानवर को कभी भी घर में नहीं रहना चाहिए, या बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, या कपड़े पहनना चाहिए, या शराब पीना चाहिए, या तंबाकू धूमपान का सेवन करना चाहिए, या पैसे को छूना या व्यवहार में शामिल होना चाहिए। वह कुछ सिद्धांतों को फ्रेम करता है और किसी भी जानवरों को कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। सभी जानवर भाई है। कोई जानवर कभी किसी अन्य जानवर को नहीं मारेगा। सभी जानवर समान हैं। फिर वह अपने सपने का वर्णन करता है कि उसने देखा है कि सभी पुरुष गायब हो गए हैं और वह अपने बचपन का गीत गा रहा है जिसे वह अपनी माँ के साथ गाया करता था और जिसे वह बीस्ट ऑफ इंग्लैंड कहता था। बूढ़े मेजर ने अपना गला साफ किया और गाना गाने लगा। 3 रातों के बाद बूढ़े मेजर की नींद में ही मौत हो गई। मेजर के भाषण ने जीवन पर एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दिया था। उन्होंने विद्रोह के लिए तैयारी की और दूसरों को पढ़ाने और संगठित करने का काम स्वाभाविक रूप से सुअरों पर आ गिरा, जिन्हें आमतौर पर जानवरों में सबसे चतुर माना जाता था। सुअरों में 2 युवा सुअर प्रमुख थे, स्नोबॉल और नेपोलियन। सबसे प्रसिद्ध सुअर स्क्विलर नाम का था, जो एक शानदार बात करने वाला था। दूसरों ने स्क्विलर के बारे में कहा था कि वह काले को सफ़ेद में बदल सकता है। इन तीनों ने पुराने मेजर के विचार की एक पूरी प्रणाली में विस्तारित की, जिसे उन्होंने एनिमलिज्म का नाम दिया। सभी को इससे परिचित कराया गया और धीरे धीरे विद्रोह के लिए मनाया गया। एक दिन मिस्टर जोन्स और उनके 4 आदमी अपने हाथों में चाबुक लिए जानवरों को सभी दिशाओं में कोड़े मार रहे थे। सभी जानवर भूखे और गुस्से में थे, इसलिए जानवरों ने अचानक विद्रोह कर दिया। 1 मिनट बाद वे सभी 5 लोग गाड़ी में भाग खड़े हुए और जानवर जीत के साथ उनका पीछा करने लगे। इस बीच जानवरों ने जोन्स और उनके आदमियों को सड़क पर खदेड़ दिया था और उनके पीछे गेट को पटक दिया। इससे पहले कि वह जानते कि क्या हो रहा था, विद्रोह को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। जोन्स को निष्कासित कर दिया गया और मनोर फार्म उनका था। फिर जानवरों ने दौड़ते हुए अंत से अंत तक बीस्ट ऑफ इंग्लैंड गाना गाया और उसके बाद वे रात में ऐसे सोए जैसे वे पहले कभी नहीं सोए थे। सुअरों ने अब खुलासा किया कि पिछले 3 महीनों के दौरान उन्होंने खुद को पढ़ना लिखना सिखाया है। फिर स्नोबॉल ने अपने 2 पैर के बीच एक ब्रश लिया और मनोर फार्म का नाम एनिमल फार्म लिख दिया। उन्होंने समझाया कि पिछले 3 महीनों के अपने अध्ययन से सुअर एनिमलिज्म के सिद्धांतों को 7 आज्ञा तक कम करने में सफल हुए हैं। इन 7 आज्ञाओं को अब दीवार पर लिख दिया जाएगा। दीवार पर बड़े सफ़ेद अक्षरों में आज्ञा लिखे गए। ये 7 आज्ञा इस तरह थे। 1.
जो कुछ भी 2 पैरों पर जाता है वह दुश्मन है। 2, जो 4 पैरों पर चलता है या जिसके पंख होते हैं वह मित्र है। 3, कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा। 4, कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा। 5, कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। 6, कोई भी जानवर किसी अन्य जानवरों को नहीं मारेगा। 7, सभी जानवर समान हैं। खेत की सफल विजय के बाद सुअरों ने वास्तव में काम नहीं किया, पर दूसरों को निर्देश देने का काम करने लगे। उनके श्रेष्ठ ज्ञान से यह स्वाभाविक था कि उन्हें दूसरों का संचालन ग्रहण करना था। अंत में उन्होंने जोन्स और उसके आदमियों की तुलना में 2 दिन के कम समय में ही सारे फसल को काट लिया। इसके अलावा यह अब तक की सबसे बड़ी फसल थी जिसे खेत ने देखा था। जानवर खुश थे क्योंकि उन्होंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। सबके खाने के लिए और भी बहुत कुछ था और ज़्यादा फुर्सत भी थी। जोन्स के समय में भी बॉक्सर मेहनती था, लेकिन अब वह 3 घोड़ों का सामान काम कर रहा था। एक समय आया जब खेत का सारा काम उसके मजबूत कंधों पर टिका हुआ लगता था। हर समस्या पर उसका एक ही जवाब था, मैं और मेहनत करूँगा, जिसे उसने अपने आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया था। लेकिन बाकी सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार ही काम किया। रविवार को कोई काम नहीं रहता था। नाश्ता सामान्य से 1 घंटे बाद होता था और नाश्ते के बाद एक समारोह होता था जो हर हफ्ते मनाया जाता था, जैसे झंडा फहराना, आम सभा, वाद विवाद आदि। स्नोबॉल ने हार्नेस रूम को अपना मुख्यालय के रूप में अलग रखा था। यहाँ शाम को वो लोग लोहार, बढ़ईगिरी और अन्य आवश्यक कलाओं का अध्ययन किया करते थे। स्नोबॉल ने अन्य जानवरों को पशु समितियों में संगठित करने का काम संभाल लिया था। उन्होंने अंडा उत्पादन समिति, क्लीन टेल्स लीग, वाइल्ड कॉमरेड्स री एजुकेशन कमेटी आदि जैसी कई समितियों का गठन किया। बहुत सोचने के बाद स्नोबॉल ने घोषणा की कि 7 आज्ञाओं को प्रभावी रूप से एक ही कहावत में घटाया जा सकता है, अर्थात 4 पैर अच्छे, 2 पैर खराब। उन्होंने कहा, इसमें पशुवाद का आवश्यक सिद्धांत छुपा है। 4 पैर अच्छे हैं, 2 पैर खराब। खलिहान की अंतिम दीवार पर 7 आज्ञाओं के ऊपर और बड़े अक्षरों में इसे लिख दिया गया। जेसी और ब्लूबिल दोनों ने 9 मजबूत पिल्लों को जन्म दिया था। जैसे ही उनका दूध छुड़ाया गया, नेपोलियन ने उन्हें यह कहते हुए उनकी माताओं से दूर ले लिया कि वह उनकी शिक्षा के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएगा। जानवरों ने निश्चित रूप से मान लिया था कि बाग के सेबों को समान रूप से बांटा जाएगा। एक दिन हालांकि यह आदेश जारी किया गया कि सभी सेब जो हवा के झोंकों से गिरे हैं उसे इकट्ठा किया जाए और सुअरों के उपयोग के लिए हार्नेस रूप में लाया जाए। दूसरों को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए उस क्वीलर को भेजा गया और उसने दूसरों को समझाया कि इन चीज़ों को लेने का हमारा एकमात्र उद्देश्य अपने स्वास्थ्य को संरक्षित करना है, क्योंकि हम सुअर दिमागी काम करते हैं। इस फार्म का पूरा प्रबंधन और संगठन हम पर निर्भर है। दिन रात हम आपकी भलाई पर नज़र रखे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर हम सुअर अपने कर्तव्य में असफल हो गए तो क्या होगा? जोन्स वापस आ जाएगा। इसलिए बिना किसी तर्क के यह सहमति बन गई कि दूध और हवा के झोंके वाले सेब केवल सुअरों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए। गर्मियों के मौसम तक एनिमल फार्म पर जो कुछ भी हुआ था उसकी खबर आधे देश में फैल गई थी। हर दिन स्नोबॉल और नेपोलियन कबूतरों को बाहर भेजता करता था, जिनका निर्देश था कि वो पड़ोसी खेतों में जानवरों के साथ घुल मिल जाए, उन्हें विद्रोह की कहानी सुनाए और बीस्ट ऑफ इंग्लैंड गाना सिखाए। एनिमल फार्म से सटे दोनों फार्मों के मालिक हमेशा के लिए ख़राब संबंध में थे। उनमें से एक, जिसका नाम फॉक्सवुड था, एक बड़ा उपेक्षित पुराने ज़माने का खेत था। इसके मालिक मिस्टर पिल्किंगटन एक सहज सज्जन किसान थे जो अपना अधिकांश समय मछली पकड़ने या शिकार करने में बिताते थे। दूसरा खेत, जिसे पिंचफील्ड कहा जाता था, छोटा और बेहतर था। इसका मालिक मिस्टर फ्रेडरिक था, जो एक सख्त चतुर व्यक्ति था। यह दोनों एक दूसरे को इतना नापसंद करते थे कि उनके लिए अपने हितों की रक्षा में भी कोई समझौता करना मुश्किल था। एक अद्भुत खेत की अफवाह है जहाँ इंसानों को बाहर कर दिया गया था और जानवरों ने अपने मामले का प्रबंधन किया था, फैलता रहा
और उसे पूर्व वर्ष ग्रामीण इलाकों में विद्रोह की लहर दौड़ गई। अक्टूबर की शुरुआत में कबूतरों की एक उड़ान हवा में घूमती हुई आई और घबराते हुए एनिमल फार्म के यार्ड में उतर गई। जोन्स और उसके सभी आदमी फॉक्सवुड और पिंचफील्ड के आधा दर्जन अन्य लोग के साथ गेट में प्रवेश कर रहे थे और उसे वापस लेने के लिए खेत में आ रहे थे। वे सभी लाठी लिए हुए थे सिवाय जोन्स के, जिसके हाथों में बंदूक था। स्नोबॉल जूलियस सीजर के अभियानों की एक पुरानी किताब अध्ययन कर चुका था जो उसने फार्म हाउस में पाया था और रक्षात्मक कार्यों का ज्ञान रखता था। उसने जल्दी से आदेश दिया और कुछ ही मिनटों में हर जानवर अपनी चौकी पर पहुंच गए। सभी जानवरों ने कड़ी टक्कर दी और स्नोबॉल खुद सीधे जोन्स के लिए गया। जोन्स ने उस पर गोली चलाई लेकिन वह चूक गया और एक भेड़ से जा टकराई जो मर गया। उसके बाद स्नोबॉल ने जोन्स के पैरों पर हमला किया और उसे गोबर के ढेर पर फेंक दिया और उसकी बंदूक उसके हाथों से फेंक दी। लेकिन सबसे भयानक तमाशा तब हुआ जब बॉक्सर ने एक आदमी की खोपड़ी को अपने पैरों से मारा, जिससे वह बेहोश हो गया और शायद मर गया। देखते ही देखते दहशत फैल गया और लोगों ने लाठियां गिरा दी और भागने की कोशिश की। जानवरों के आक्रमण के 5 मिनट के भीतर वे भाग खड़े हुए। तुरंत जीत का जश्न मनाया गया, झंडा फहराया गया और बीस्ट ऑफ इंग्लैंड कई बार गाया गया। जानवरों को सम्मानित करने के लिए एक सैन्य पुरस्कार एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास बनाने का फैसला किया गया, जिसे स्नोबॉल और बॉक्सर को प्रदान किया गया। एनिमल फार्म सेकंड क्लास भी बनाई गई, जिसे मृत भेड़ों को प्रदान किया गया था। अंत में इसे बैटल ऑफ काउशेड का नाम दिया गया। यह स्वीकार किया जाने लगा था कि सूअर जो अन्य जानवरों की तुलना में स्पष्ट रूप से चतुर थे, उन्हें कृषि नीति के सभी मामलों का निर्णय लेना चाहिए। हालांकि उनके निर्णयों को बहुमत से लागू किया जाना था। सभाओं में स्नोबॉल अक्सर अपने शानदार भाषणों से बहुमत हासिल कर लेता था, लेकिन नेपोलियन समय के बीच अपने लिए समर्थन जुटाने में बेहतर था। स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच बहुत विवाद होने लगे, लेकिन उनके सभी विवादों में से कोई भी इतना कड़वा नहीं था जितना कि विंडमिल के ऊपर हुआ था। जमीन का सर्वेक्षण करने के बाद स्नोबॉल ने घोषणा की थी कि उसने विंडमिल के लिए सही जगह ढूंढ ली है, जिसे डायनामो संचालित करने और खेत को बिजली की आपूर्ति करने के लिए बनाया जा सकता था। यह स्टॉलों को रोशन करेगी और उन्हें गर्म रखेगी। कुछ ही हफ्तों के भीतर स्नोबॉल के विंडमिल की योजना पूरी हो गई थी, जो अन्य जानवरों की समझ से बाहर था। नेपोलियन ने शुरू से ही खुद को विंडमिल के खिलाफ घोषित कर दिया था। स्नोबॉल ने कहा कि यह सब 1 साल में किया जा सकता है और उसके बाद उसने घोषणा की कि इतना श्रम बचाया जाएगा कि जानवरों को केवल सप्ताह में 3 दिन काम करने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर नेपोलियन ने तर्क दिया कि इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता खाद्य उत्पादन को बढ़ाने की है और यदि वह विंडमिल पर अपना समय बर्बाद करते हैं तो वे सभी भूखे मारे जाएंगे। जानवरों ने खुद को 2 गुटों में बांट लिया था। आखिर वह दिन आ ही गया जब स्नोबॉल की योजनाएं पूरी हुई। अगले रविवार की बैठक में इस सवाल पर मतदान होना था कि विंडमिल पर काम शुरू किया जाए या नहीं। नेपोलियन और स्नोबॉल दोनों ने विंडमिल के विरुद्ध और उसके पक्ष में भाषण दिया। जब तक स्नोबॉल का भाषण समाप्त हुआ तब तक इसमें कोई संदेह नहीं था कि वोट किस दिशा में जाएगी, लेकिन उसी क्षण नेपोलियन खड़ा हो गया और स्नोबॉल पर एक अजीबोगरीब नज़र डालते हुए ऐसी ऊंची आवाज़ निकाली जिसे पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। इस भयानक आवाज़ को सुनकर 9 बड़े कुत्ते निकले। उन्होंने सीधा स्नोबॉल पर हमला किया, जो बचने के लिए कुछ ही समय में अपनी जगह से उछल पड़ा। स्नोबॉल सड़क की ओर दौड़ रहा था। चुप और भयभीत अन्य सभी जानवर अब वापस अपने खलिहान में चले गए। कुछ ही देर में कुत्ते वापस आ गए। पहले तो कोई भी कल्पना नहीं कर पाया था कि ये जीव कहाँ से आए थे, लेकिन समस्या जल्द ही हल हो गई। वे वही पिल्ले थे जिन्हें नेपोलियन ने अपनी माँ से दूर ले लिया था। इसके बाद नेपोलियन ने घोषणा की कि अब से रविवार सुबह की बैठक समाप्त हो जाएगी। भविष्य में फार्म के कामकाज से संबंधित
सभी प्रश्नों का निपटारा सुअरों की एक विशेष समिति द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं नेपोलियन करेगा। यह समिति निजी तौर पर मिलेगी और बाद में अपने निर्णय दूसरों को बताएगी। यह सुनकर जब 4 सुअरों ने इसका विरोध किया तो अचानक नेपोलियन के आसपास बैठे कुत्तों ने गहरी आवाज़ दी, खतरनाक गुर्राते हुए, और वो सुअर चुप हो गए और फिर से बैठ गए। स्नोबॉल को निकालने के बाद तीसरे रविवार को नेपोलियन की घोषणा की कि विंडमिल बनाई जानी चाहिए। उसने अपना मन बदलने का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन केवल जानवरों को चेतावनी दी थी कि इस अतिरिक्त कार्य का अर्थ बहुत कठिन परिश्रम होगा। उनके राशन को कम करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। कई अन्य सुधारों के साथ विंडमिल के निर्माण में 2 साल लगने की उम्मीद थी। उस पूरे साल जानवरों ने गुलामों की तरह काम किया। बाद में नेपोलियन ने घोषणा की कि रविवार दोपहर को भी काम किया जाएगा। यह काम पूरी तरह से अपनी इच्छा पर था, लेकिन कोई भी जानवर जो खुद को इससे दूर रखता था उसका राशन आधा कर दिया जाता था। एक रविवार की सुबह नेपोलियन ने घोषणा की कि उसने एक नई नीति पर फैसला किया है कि एनिमल फार्म पड़ोसी खेतों के साथ भी व्यापार करेगा। क्योंकि विंडमिल की ज़रूरतों को पूरा करना था, इसलिए वो घास का ढेर और गेहूं की कुछ फसल का हिस्सा बेचने की व्यवस्था कर रहा है, और बाद में यदि अधिक धन की आवश्यकता होती है तो उसे अंडे की बिक्री भी करनी पड़ेगी। बाद में स्कूलर ने खेत का चक्कर लगाया और जानवरों को समझा दिया। हर सोमवार मिस्टर विम्पर खेत का दौरा करते थे, जैसे कि व्यवस्था की गई थी। विम्पर को छोड़कर पशु फार्म और बाहरी दुनिया के बीच अब तक कोई संपर्क नहीं था। सारे सुअर अब फार्म हाउस में चले गए और वहां अपना निवास बना लिए। स्कूलर उन्हें समझाने में सक्षम था कि यह आवश्यक था, क्योंकि सुअर जो खेत के दिमाग थे उनके पास काम करने के लिए एक शांत जगह होना चाहिए। यह नेता की गरिमा के लिए भी अधिक उपयुक्त था, क्योंकि हाल ही में उन्होंने नेपोलियन को लीडर की उपाधि दी थी। क्लोवर और मुरियल ने बड़े मुश्किल से 7 आदेश फिर से पढ़ा, जहाँ लिखा था कि कोई भी जानवर चादर के साथ बिस्तर पर नहीं सोएगा। स्कूलर उसी समय गुजर रहा था। यह देखकर उसने समझाया कि एक बिस्तर का मतलब केवल सोने की जगह है। एक स्टॉल में भूसे के ढेर एक बिस्तर है। नियम चादरों के खिलाफ था, जो एक मानव आविष्कार है। हमने फार्म हाउस के बिस्तरों से चादर हटा दी है और सिर्फ कंबल के बीच सो गए हैं। ऐसा हम अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जोन्स वापस आ जाएगा। पतझड़ के मौसम तक जानवर थके हुए थे, लेकिन खुश थे। विंडमिल अब लगभग आधी बन चुकी थी। अंत में एक रात तेज आंधी आई और विंडमिल तहस नहस हो गया। नेपोलियन बाहर आया और बोला, क्या आप जानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आप उस दुश्मन को जानते हैं जिसने रात में आकर हमारी विंडमिल को रौंद डाला? यह काम स्नोबॉल का है। सभी को समझने के लिए नेपोलियन ने थोड़ी दूरी पर एक सुअर के पैरों के निशान दिखाए। नेपोलियन ने उसे गहराई से सूंघा और उसे स्नोबॉल का घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि आज सुबह से हम विंडमिल फिर से मनाएंगे और हम सर्दी, बारिश या धूप के दौरान भी निर्माण करेंगे। हम इस देशद्रोही स्नोबॉल को सिखा देंगे कि वह हमारे काम को इतनी आसानी से बेकार नहीं कर सकता। जानवरों ने विंडमिल के पूर्ण निर्माण के लिए जितना हो सकता था उतना अच्छा काम किया। जानवर इस बार 3 फीट मोटी दीवार बनाने का फैसला करते हैं, जिसका मतलब था कि बहुत अधिक मात्रा में पत्थर इकट्ठा करना होगा। केवल बॉक्सर और क्लोवर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। मकई के राशन में भारी कमी की गई और यह घोषणा की गई कि इसकी भरपाई के लिए एक अतिरिक्त आलू राशन जारी किया जाएगा। अक्सर नेपोलियन रविवार की सुबह भी नहीं आता था, लेकिन अपने आदेश अन्य सुअरों में से एक के माध्यम से जारी करता था। आमतौर पर वह स्कूलर होता था। एक रविवार की सुबह स्कूलर ने घोषणा की कि मुर्गियों के उनको अंडे देने पड़ेंगे। नेपोलियन ने विम्पर के माध्यम
में एक सप्ताह में 400 अंडे का अनुबंध स्वीकार कर लिया था। मुर्गियों ने इसका विरोध किया कि अब अंडे को ले जाना हत्या है। नेपोलियन ने मुर्गियों के राशन को बंद करने का आदेश दिया और आदेश दिया कि कोई भी जानवर जो मुर्गी को मक्के का एक दाना दे रहा है उसे मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। 5 दिनों तक मुर्गियाँ बाहर रही, फिर वे हार मान गई। एक शाम स्कूलर ने घोषणा की कि स्नोबॉल ने खुद को पिंचफील्ड फार्म के फ्रेडरिक को बेच दिया है, जो अब भी हम पर हमला करने और हमारे खेत को हमसे दूर ले जाने की साजिश रच रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्नोबॉल शुरू से ही जोन्स के साथ था, वह हर समय जोन्स का गुप्त एजेंट था। यह सब उन दस्तावेजों से साबित हो गया है जो हमने अभी खोजा है। स्कूलर ने आगे कहा कि स्नोबॉल के कुछ गुप्त एजेंट इस समय हमारे बीच है। 4 दिन बाद देर दोपहर में नेपोलियन ने सभी जानवरों को यार्ड में इकट्ठा होने का आदेश दिया। फिर नेपोलियन की अजीब आवाज़ देते ही कुत्तों ने तुरंत आगे की ओर बैठे 4 सुअरों को कान से पकड़ लिया और उन्हें खींच लिया। नेपोलियन ने अब उन्हें अपने अपराधों को स्वीकार करने के लिए बोला। वे वही 4 सुअर थे जिनका विरोध नेपोलियन ने संडे मीटिंग को समाप्त करने के समय किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि वे गुप्त रूप से स्नोबॉल के संपर्क में थे, कि उन्होंने विंडमिल को नष्ट करने में उसका सहयोग दिया था और उन्होंने फ्रेडरिक को पशु फार्म सौंपने के लिए उसके साथ एक समझौता किया था। उन्होंने कहा कि स्नोबॉल ने निजी तौर पर उनके सामने स्वीकार किया था कि वह पिछले वर्षों से जोन्स का गुप्त एजेंट था। जब उन्होंने अपना कबूलनामा पूरा किया तो कुत्तों ने उन्हें तुरंत मार दिया। फिर नेपोलियन ने मांग की कि क्या किसी और जानवर के पास कबूल करने के लिए कुछ है, तो सामने 3 मुर्गियाँ आई जो अंडे बेचने पर विरोध कर चुकी थी। अब आगे आई और कहा कि स्नोबॉल ने उन्हें नेपोलियन के आदेशों को ना मानने के लिए उकसाया था। फिर उनकी भी हत्या कर दी गई। एक दिन स्क्वीलर, जिसके साथ 2 कुत्ते थे, वो जानवरों के पास आता है और यह घोषणा करता है कि कॉमरेड नेपोलियन के एक विशेष फरमान से बीस्ट ऑफ इंग्लैंड को समाप्त कर दिया गया है। अब वे इसे गाना मना है। जानवर सहम गए। कारण पूछे जाने पर स्क्वीलर ने कहा कि बीस्ट ऑफ इंग्लैंड विद्रोह का गीत था, लेकिन विद्रोह अब पूरा हो गया है। स्पष्ट रूप से इस गीत का अब कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। कुछ दिनों बाद क्लोवर और मुरियल छठा आदेश पढ़ते हैं, जो ये था, कोई भी जानवर बिना किसी कारण के किसी अन्य जानवर को नहीं मारेगा। परंतु अब उन्होंने देखा कि आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया गया था। स्पष्ट रूप से स्नोबॉल के साथ गठबंधन करने वाले गद्दारों को मारना एक अच्छा कारण था। पूरे वर्ष जानवरों ने पिछले वर्ष की तुलना में और भी अधिक मेहनत की। नेपोलियन खुद सार्वजनिक रूप से कम दिखता था। वह दूसरों से अलग अपार्टमेंट में रहता था। हर साल नेपोलियन के जन्मदिन के साथ साथ अन्य 2 वर्षगांठों पर भी बंदूकें चलाई जाती थी। नेपोलियन को हमेशा औपचारिक बातचीत में हमारे नेता कॉमरेड नेपोलियन के रूप में बुलाया जाता था। नेपोलियन को हर सफल उपाधि का श्रेय देना आम बात हो गई थी और उसके लिए कॉमरेड नेपोलियन नामक एक कविता भी लिखी गई थी। नेपोलियन ने इस कविता को मंजूरी दे दी थी और इसे 7 आज्ञाओं के विपरीत छोर की दीवार पर लिख दिया गया। यह अफवाह थी कि फ्रेडरिक और उसके लोग एनिमल फार्म पर हमला करने और विंडमिल को नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं। पतझड़ के मौसम में विंडमिल का काम पूरा हो गया था और उस विंडमिल का नाम नेपोलियन मिल कर दिया गया। 2 दिन बाद नेपोलियन ने घोषणा की कि उसकी लकड़ी का ढेर फ्रेडरिक को बेच दिया है। लकड़ी बेचने के बाद फ्रेडरिक के दिए बैंक नोटों का निरीक्षण करने के लिए एक और विशेष बैठक बुलाई गई। 3 दिन बाद यह पता चला कि बैंक नोट जाली थे। नेपोलियन ने तुरंत जानवरों के साथ एक बैठक की और फ्रेडरिक को मौत की सज़ा सुनाई। इसके बाद यह पता चला कि फ्रेडरिक और उसके सैनिक किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं। एक दिन फ्रेडरिक अपने 15 लोग और बंदूकों के साथ आक्रमण करने आ गया। उन लोगों ने विंडमिल को बम से उड़ा दिया
और विंडमिल का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस नज़ारे को देखकर जानवर जो अब तक छुपे बैठे थे उन्होंने हमला कर दिया। फिर नेपोलियन के 9 कुत्तों ने भी हमला किया और वह लोग भाग खड़े हुए। जानवर जीत गए थे, लेकिन वह बहुत थके हुए थे। युद्ध में मारे गए जानवरों का अंतिम संस्कार किया गया। उत्सव के लिए पूरे 2 दिन दिए गए। गाने, भाषण और बंदूकों की अधिक फायरिंग की गई और यह घोषणा भी हुई कि युद्ध को विंडमिल की लड़ाई कहा जाएगा। इस दौरान जानवरों ने यह पाया कि उन्होंने 5वीं आज्ञा, जो ये थी कि कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा, असल में कुछ ऐसा लिखा था, कोई भी जानवर अधिक मात्रा में शराब नहीं पिएगा। विजय समारोह समाप्त होने के अगले दिन उन्होंने विंडमिल का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया था। बॉक्सर ने 1 दिन की भी छुट्टी लेने से इनकार कर दिया और उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा था। इसलिए क्लोवर और बेंजामिन ने बॉक्सर को कम मेहनत करने का आग्रह किया। ऐसा समय आ गया था कि जानवरों का जीवन कठोर हो गया था। वे अक्सर भूखे और ठंडे रहते थे और अक्सर काम पर ही रहते थे, लेकिन निसंदेह उन्हें यह विश्वास था कि पुराने दिन और भी बुरे थे। यह खबर जल्द ही लीक हो गई कि हर सुअर को अब रोजाना 1 बियर का राशन मिल रहा था, जिसमें आधा गैलन खुद नेपोलियन के लिए था। अप्रैल में एनिमल फार्म को एक गणतंत्र घोषित किया गया और राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक हो गया था। केवल एक उम्मीदवार नेपोलियन था, जिसे सर्वसम्मति से चुना गया था। फिर क्लोवर और बेंजामिन ने बॉक्सर को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की चेतावनी दी, लेकिन बॉक्सर ने कोई ध्यान नहीं दिया। एक देर शाम बॉक्सर गिर गया और उठ नहीं पा रहा था और उसके मुंह से खून की पतली धारा बह रही थी। स्क्वीडर को खबर देने के लिए अन्य सभी जानवर तुरंत फार्म हाउस की ओर दौड़ पड़े। स्क्वीलर आके उन्हें आसानी से समझा देता है कि बॉक्सर का इलाज खेत में ही अच्छे ढंग से किया जा सकता है। अगले 2 दिनों तक बॉक्सर अपने स्टॉल में ही रहा। एक दिन सभी जानवर यह देखकर चकित रह गए कि एक वैन बॉक्सर को ले जाने के लिए आई थी। जानवरों ने वैन को चारों ओर से घेर लिया। अलविदा बॉक्सर, उन्होंने गाया। अलविदा। बेंजामिन ने सबको ये दिखाया कि उस वैन के किनारे में क्या लिखा था। बेंजामिन आगे आए और उसे पढ़ने लगा। एल्फ्रेड सिमंस, हॉर्स स्लॉटर एंड ग्लू बॉयलर, विलिंगटन। क्या आप इसका मतलब नहीं समझते हैं? सभी जानवर दहशत से रोने लगे। इस समय बॉक्स पर सवार व्यक्ति ने वैन को यार्ड से बाहर निकालने लगा। सभी जानवरों ने चिल्लाकर कहा, बॉक्सर बाहर आ जाओ, जल्दी से बाहर निकलो, वे तुम्हें बांधने के लिए ले जा रहा है। पर बहुत देर हो चुकी थी और बॉक्सर जा चुका था। 3 दिन बाद स्क्वीलर आकर बताता है कि बॉक्सर की मृत्यु हो गई। वह यह भी बोलता है कि वो वैन पहले कसाई हाउस का था, लेकिन अब डॉक्टर उसे इस्तेमाल कर रहा था और पेंट करवाना भूल गया था। यह सुनकर जानवरों ने चैन की सांस ली। नेपोलियन अगले सुबह उपस्थित हुआ और बॉक्सर के सम्मान में एक भाषण दिया। नेपोलियन ने बॉक्सर के 2 पसंदीदा सिद्धांतों की याद दिलाते हुए अपना भाषण समाप्त किया। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और कॉमरेड नेपोलियन हमेशा सही होता है। अगले दिन फार्म हाउस में लकड़ी का एक बड़ा टोकरा पहुंचाया गया। वह रात लगभग 11 बजे कांच की जबरदस्त टक्कर के साथ समाप्त हुई। यह बात मानी जाने लगी कि सुअरों ने विस्की खरीदने के लिए पैसे हासिल किए हैं। बहुत वर्ष बीत गए। एक समय ऐसा आया जब सिर्फ कुछ जानवरों को ही पुराना विद्रोह याद था। नेपोलियन अब 24 साल का एक परिपक्व सुअर था। स्क्वीलर इतना मोटा था कि वह बड़े मुश्किल से अपनी आंखों से देख पाता था। केवल बूढ़ा बेंजामिन हमेशा की तरह ही था। खेत में अब क्लोवर के अलावा 3 घोड़े थे जो बहुत मूर्ख थे। उनमें से कोई भी अक्षर 20 से ज़्यादा सीख नहीं पाया। उन्हें विद्रोह और एनिमलिज्म के सिद्धांतों के बारे में जो कुछ भी बताया गया था, उन्होंने सब कुछ बिना समझे ही स्वीकार कर लिया। हालांकि विंडमिल का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए नहीं किया गया था, उसका उपयोग मकई की पिसाई के लिए किया जाता था। जानवर एक और विंडमिल बनाने में मेहनत कर रहे थे। जब वह समाप्त हो गया तो ये कहा गया था कि डायनामो स्थापित किया जाएगा।
किसी तरह ऐसा लग रहा था जैसे कि सूअरों और कुत्तों के अलावा जानवरों को खुद को अमीर बनाए बिना खेत अमीर हो गया था। स्कूलर ने उन्हें बताया कि सूअरों को फाइल, रिपोर्ट, मिनट और मेमोरेंडा नामक रहस्यमय चीज़ों पर हर दिन भारी श्रम करना पड़ता है। स्कूलर ने कहा कि यह खेत के कल्याण के लिए सर्वोच्च महत्व का है, लेकिन फिर भी ना तो सूअरों और ना ही कुत्तों ने अपने श्रम से कोई भोजन पैदा किया। उनमें से कोई भी प्राणी दो पैरों पर नहीं चलता था और सभी जानवर समान थे। गर्मियों की शुरुआत में एक दिन स्कूलर ने भेड़ों को अपने पीछे चलने का आदेश दिया और सबसे कहा कि वह उन्हें एक नया गाना सिखा रहा है। एक दिन जब जानवर ने देखा कि एक सूअर अपने पिछले पैरों पर चल रहा है तो वह चौंक गए और वह जानवर स्क्विलर था। और अगले ही क्षण फार्म हाउस के दरवाज़ों से सूअरों की एक लंबी कतार आई जो सभी अपने दो पैरों पर चल रहे थे और अंत में नेपोलियन बाहर आया। एक घातक सन्नाटा था। तभी अचानक भेड़ें फूट फूट कर गाने लगी, 4 पैर अच्छे 2 पैर बेहतर। 5 मिनट तक यह सिलसिला बिना रुके चलता रहा और जब तक भेड़ें शांत हुई तब तक विरोध करने का मौका निकल चुका था, क्योंकि सूअर फार्म हाउस में वापस चले गए थे। बेंजामिन और क्लोवर ने 7 आज्ञाओं को याद किया और दोनों उसे पढ़ने गए। अब वहाँ एक आज्ञा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, जो यह था, सभी जानवर समान हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों की तुलना में अधिक सामान्य हैं। पड़ोसी किसानों को भ्रमण के लिए आमंत्रित किया गया और शाम को फार्म हाउस से जोर जोर से हंसी और गाने की आवाज़ आने लगी। जानवर घर की ओर गए और खिड़की से झांकने लगे। वहाँ लंबी मेज के चारों ओर किसान और अधिक प्रतिष्ठित सूअर बैठे थे। नेपोलियन खुद मेज के शीर्ष की सम्मान की सीट पर बैठा था। सभी ताश के खेल का आनंद ले रहे थे और बियर पी रहे थे। फॉक्सवुड के मिस्टर पिंगलिंगटन खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आज उन्होंने और उनके दोस्तों ने एनिमल फार्म का दौरा किया और उन्होंने क्या पाया, एक अनुशासन और एक व्यवस्था जो हर जगह सभी किसानों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। वास्तव में उन्होंने और उनके साथी ने आज कई विशेषताओं को देखा था जिन्हें वह तुरंत अपने खेतों में पेश करना चाहते थे। उसके बाद नेपोलियन ने एक संक्षिप्त भाषण दिया। उसने कहा कि उसकी एकमात्र इच्छा अब और अतीत में शांति से रहने और अपने पड़ोसियों के साथ सामान्य व्यापारिक संबंधों में रहने की थी। अब तक खेत में जानवरों का एक दूसरे को कॉमरेड के रूप में संबोधित करने का एक मूर्खतापूर्ण रिवाज था, इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। वह इसकी घोषणा करता है कि एनिमल फार्म नाम समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद से खेत को द मनोर फार्म के रूप में जाना जाएगा। जब जानवर वापस लौट रहे थे तो उन्होंने सुना कि फार्म हाउस में आवाज़ें आ रही है। वे वापस लौटे और फिर देखा कि अब समझ नहीं आ रहा था कि सूअरों के चेहरे को क्या हो गया था। यह कहना असंभव था कि कौन मनुष्य था और कौन सूअर सा था।